Good morning everyone. Good morning. Naveen, Pankaj, Shanu, Govind, Brijesh. Good morning. Good morning. क्या हाल चाल आप सबके? Good morning. आवाज़ नहीं आ रही? अब तो आवाज़ आ रही है. Good morning everyone. कैसे हैं आप सब? टाइमिंग इश्यूज एक्चुअली 1 PM से ही होनी चाहिए थी क्लासेस, बट द टाइमिंग इश्यूज आज आपकी क्लास मैं नहीं लेने वाली थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे लेना पड़ गया, तो आप सबको मेरे टाइम के हिसाब से एडजस्ट आज करना पड़ेगा. मैं फ्राइडे सैटरडे आपकी क्लास लूँगी, तो वो 9 उसी से चलेगी, ठीक है, 1 बजे से. डोंट वरी. वालेकुम अस्सलाम एवरीवन. वालेकुम अस्सलाम. गुड मॉर्निंग. मैं बहुत अच्छी हूँ. आप सब कैसे हैं? कल की क्लास समझ में आई थी या नहीं आई थी आप सबको? हाँ जी, कल की क्लास जीएसटी के बारे में थी. समझ में आया था या नहीं आया था? कैसा कुछ समझ में आया? कल क्या पढ़ाया मैंने आप सबको? हाँ जी, ओके. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच बैंक, थैंक यू सो मच. मैंने कल आपकी फर्स्ट क्लास ली थी जीएसटी की. अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए आप सबकी बात. अब क्योंकि आज ये क्लास पब्लिक नहीं है, इट इज़ नॉट गोइंग ऑन यूट्यूब, ये यूट्यूब पे नहीं जा रही है. इसका मतलब ये है कि आज हमारी फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, कि मतलब आज आप अपनी फर्स्ट क्लास मान के चलो. जो मैंने डेमो दिया था उसमें जो जीएसटी का टॉपिक मैंने करवाया था, जब हम बजट एंड टैक्सेशन का चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें बीच में जीएसटी का टॉपिक आएगा, तो वो जीएसटी का टॉपिक दैट आई विल स्किप, यानी उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है. तो बस बजट के टॉपिक पर जो जीएसटी का पोर्शन है उसको हटाकर हम पूरा बजट पढ़ेंगे. तो ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है. तो आज की क्लास हम अपने एक्चुअल कोर्स को स्टार्ट करते हैं. हम अपने एक्चुअल कोर्स को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन से, यानी हमारी अर्थशास्त्र का मतलब क्या है. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? भाई, सब्जेक्ट शुरू करने से लिए हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अर्थशास्त्र का मतलब आखिरकार होता क्या है, ठीक है. ओके, चलो हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के. अब आप सबके सब कमेंट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप हाय, गुड मॉर्निंग या ऐसे कमेंट करते रहेंगे तो मुझे आपके एक्चुअल क्वेश्चंस नहीं दिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स चलते हैं. और इसीलिए बिल्कुल रेलिवेंट कमेंट करिएगा जब आपको क्वेश्चन पूछना हो. और जब तक मैं पढ़ा रही हूँ या मेरा फेस इधर की तरफ है या मैं कैमरे में देखकर आपको पढ़ा रही हूँ, उस टाइम तक अगर आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट पे करते हो तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगी. थोड़ा टाइम उसके बाद जब मैंने यहाँ पर पढ़ा के एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद मैं आप सबके कमेंट्स लूंगी और आपका जो भी डाउट है उस टाइम मैं आंसर दूंगी, ठीक है. यानी पढ़ने का तरीका आपको समझ में आ गया. लेट मी टेल यू कि पहले मुझे आपको समझाने दो. समझाने देने के बाद उसके बाद मैं 5 मिनट रुकूंगी, जब तक कि यहाँ पर जो चीज़ मैंने पढ़ाई है वो आप सब नोट कर लीजिएगा. उसके बाद हम उसी टाइम पर आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है. उससे बीच में अगर आपने कोई भी कमेंट किया तो वो मैं नहीं देख पाऊंगी और ना ही मैं उसका रिप्लाई करूंगी, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से. इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र को समझने के लिए हम एक बेसिक से एग्जाम्पल से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र हम किसे कहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें किसी ने 1000 रुपीज दिए. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें किसी ने 1000 रुपीज दिए, 1000 रुपए दिए हैं, और हमसे कहा गया है कि हमारे जितने भी नीड्स एंड वांट्स हैं या हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, जितनी भी ज़रूरतें हैं, उन्हें हमें ये 1000 रुपए से पूरा करना है. 1000 रुपए देते टाइम कहा गया है कि ये आपके पास एक बहुत लिमिटेड पैसा है. अनलिमिटेड पैसा तो नहीं है जिसे वेस्ट करके हम खत्म कर सके.
एक बहुत लिमिटेड पैसा हमको दिया गया है और हमसे कहा गया है कि हमारी सारी ज़रूरतें, हमारी सारी नीड्स एंड वांट्स इन्हीं लिमिटेड पैसों से पूरा करना है। तो लिमिटेड, सीमित होने के कारण यहाँ पर मैं सबसे पहला काम क्या करूँगी, यहाँ मैं सबसे पहला काम करूँगी, इन 1000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी अपनी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से। यानी जिस एरिया में मुझे ज़्यादा खर्चा करना होगा वहाँ मैं ज़्यादा करूँगी, जिस एरिया में मुझे कम खर्चा करना होगा वहाँ मैं कम करूँगी, ताकि इन 1000 रुपए से हम अपनी सारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस आपके सामने है, यानी हमारे पास पैसा होने से लेकर इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपनी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से करना और इससे खर्चा करना, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। यानी जो भी पैसा हमको दिया गया है उन पैसों को अपने नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके उन पैसों को खर्चा करो, ताकि उन पैसों से आप अपनी सारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सको, फुलफिल कर सको। तो इसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहेंगे। अब ये तो था एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, उदाहरण आपके लिए कि अर्थशास्त्र मतलब क्या है। अगर हम इकोनॉमिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन पर फोकस करें, एक्चुअली हमसे इकोनॉमिक्स क्या कहती है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो इकोनॉमिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन हमसे कहती है कि हमारे इंडिया में, हमारे राष्ट्र में जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज यानी संसाधन, यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे मैं अपनी किसी भी तरीके की जरूरत को पूरा करती हूं, वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे गर्मी लग रही है, मैंने यहाँ पर एसी ऑन करवा दिया, तो एसी मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो मेरे लिए क्या है, रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाया, तो खाना मेरे लिए क्या हो गया, रिसोर्स। यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे मैं अपनी किसी भी तरीके की जरूरत को पूरा कर रही हूं, वो मेरे लिए क्या है, रिसोर्स है। इकोनॉमिक्स कह रही है हमारे इंडिया में जो भी रिसोर्स है, जो भी संसाधन है, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, स्केर्स है, यानी कम है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया की नीड्स एंड वांट्स की, तो हमारी जो इंडिया की ज़रूरतें हैं और जो इंडिया की नीड्स एंड वांट्स है, वो क्या है, अनलिमिटेड। कहा जा रहा है हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज यानी संसाधन लिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज को जो पूरा करने के लिए वांट्स है, जरूरतें हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है, यानी असीमित है। तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र क्या कह रही है, इन लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी तरीके से करो कि हम लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो इसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। यानी जो भी हमारी ज़रूरतें थी, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्स थे, उन रिसोर्सेस को इतनी अच्छी तरीके से बांटो ताकि लोगों की अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल हो सके, अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई हो सके। तो इस पूरे प्रोसेस को हम अर्थशास्त्र कहेंगे। अब ये थी इकोनॉमिक्स की एक्चुअल एग्जाम्पल या एक्चुअल डेफिनेशन, और ये है इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल। अब इन दोनों को आपस में रिलेट करो। आपस में रिलेट करने में हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं एग्जाम्पल में देखूं, यहां मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई मुझे मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या दिया गया, अगर मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई इस एग्जाम्पल में मुझे मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या दिया गया है, तो यहां मुझे मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या दिया गया है, 1000 रुपए दिए गए। ठीक है, यानी 1000 रुपए क्योंकि मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो मेरे लिए क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, मेरे लिए क्या है, एक सीमित संसाधन है जिसको मैं बांट रही हूं ताकि अभी मैं सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर सकूं।
इसी तरीके से हमारे पूरे राष्ट्र में जितने भी लिमिटेड रिसोर्स मौजूद हैं उसे बांटना, ताकि हर किसी की नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो सके, सेटिस्फाई हो सके। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के नाम से जानेंगे। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने यहाँ पर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को ध्यान से सुना और समझा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे इकोनॉमिक्स के काम करने का एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल होता है। एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल जो अगर मौजूद ना हो तो हमारे इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। और उस बेसिक प्रिंसिपल को हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, यानी हिंदी में कहते हैं मांग और पूर्ति। हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं हमारी इकोनॉमिक्स के काम करने का एक बेसिक प्रिंसिपल है, दैट इज नोन एज डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि अगर डिमांड एंड सप्लाई मौजूद ना हो तो ना ही हमारे इकोनॉमिक्स को पढ़ने का कोई फायदा है और ना ही हमारी इकोनॉमिक्स पढ़ी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स की जहां तक हम बात करते हैं कि अगर हम यहां अपने दिमाग में क्वेश्चन करते हैं कि इकोनॉमिक्स आखिरकार है क्या, तो क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस का एलोकेशन है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेस का एलोकेशन में अगर मैं सवाल कर रही हूं कि लिमिटेड रिसोर्सेस आखिरकार बांटने की वजह क्या है, क्या वजह है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्स को बांट रहे हैं, तो लिमिटेड रिसोर्स के बांटने की वजह क्या है कि हमारे इंडिया में जो लोग हैं उनकी कुछ क्या है? डिमांड्स, मांगे हैं। भाई आप हैं, हम सबकी कुछ क्या है? डिमांड्स हैं, कुछ क्या है? मांगे हैं। हमारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमको जरूरत किस चीज की पड़ती है? सप्लाई की। भाई मान लो मुझे भूख लगी है तो मुझे खाने की जरूरत है, यानी अगर मेरी कुछ मांग है तो उसको पूरा करने के लिए मुझे जरूरत किस चीज की पड़ेगी? सप्लाई की। और इस सप्लाई को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है? लिमिटेड रिसोर्सेस मौजूद है। लिमिटेड रिसोर्स को आखिरकार बांटने की वजह क्या है? लिमिटेड रिसोर्स आखिरकार क्यों बांटा जा रहा है? ताकि हमारी डिमांड को हम सप्लाई देकर क्या कर सके? फुलफिल कर सके, यानी पूरा कर सके। और इसीलिए अगर मान लो यही मौजूद ना हो, अज्यूम करो यही मौजूद ना हो, यानी हमारे इंडिया में जो लोग हैं उनकी कुछ डिमांड्स ही नहीं है, बताओ क्या उन्हें सप्लाई की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अगर उन्हें सप्लाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो क्या वो बेवजह अपने लिमिटेड रिसोर्स को बांटेंगे? नहीं बांटेंगे। यानी इकोनॉमिक्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इकोनॉमिक्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें डिमांड एंड सप्लाई का फंक्शन मौजूद नहीं था। और इसीलिए याद रखना, कभी कोई पूछे अर्थशास्त्र के काम करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो अर्थशास्त्र के काम करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके नेक्स्ट बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करते हैं, यार मैंने तो आपको ये समझा दिया कि इकोनॉमिक्स मीन्स क्या है, मुझे किसने समझाया इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स शुरुआत कहाँ से हो रही है? इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई? तो हम मानते हैं इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी एक बहुत ही फेमस बुक से, जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और इस बुक को लिखा था एक इकोनॉमिस्ट ने जिनका नाम था एडम स्मिथ। दैट्स वाई आज भी कभी भी अगर हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, राइट, आज भी हम कभी भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे लिए कौन है? एडम स्मिथ है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमको ये बुक लिख कर दी थी जिस बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। और इस बुक को लिखा गया 1776। दैट वाई एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का पिता मानते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स।
क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र, तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आप में से बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के बैठे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हम मानते हैं इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अर्थशास्त्र के 2 हिस्से हैं। इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कौन कौन से 2 हिस्से हैं? एक को हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक को हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई 2 हिस्से हैं, एक को हम कहेंगे माइक्रो और एक को हम क्या कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को समझने से लिए या उससे पहले हम अगर बात करते हैं कि ये वर्ड है इंग्लिश का, माइक्रो और मैक्रो। ये इंग्लिश का वर्ड जो माइक्रो है, इसका अर्थ क्या होता है? अगर मैं आप सबसे पूछूं माइक्रो मीन्स क्या, व्हाट इज माइक्रो? माइक्रो मीन्स क्या होता है? तो आप क्या कहोगे? माइक्रो मीन्स होता है छोटा, यानी स्मॉल। और अगर मैं पूछूं मैक्रो मीन्स क्या होता है, तो मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, यानी लार्ज। यानी अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से हिस्से हैं? एक है छोटा हिस्सा और दूसरा कौन सा हिस्सा है? बड़ा हिस्सा। अब यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्या होता है छोटा हिस्सा और क्या होता है बड़ा हिस्सा? तो अगेन इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्या एग्जाम्पल लोगे? एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस क्लास के बारे में। मान लो आप सारे स्टूडेंट हो, मेरे सामने क्लास चल रही है, मैं कह रही हूं मैं इस क्लास के नजरिए से बात कर रही हूं, इस क्लास के अप्रोच से बात कर रही हूं। तो इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, मीन्स प्रियंका, सत्येंद्र, सुमित, शुभम, आरव, मनीष, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में हैं, अगर मैं हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअली उसके बारे में जानकारी ले रही हूँ, हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअली उसके बारे में स्टडी ले रही हूँ, तो इस क्लास के नज़रिए से हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल स्टडी लेना, ये हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेगा। क्लियर है? और अगर इस क्लास में आप सारे स्टूडेंट को हम एज अ सम, एज अ होल लेकर बात कर रहे हैं, अब की बार मैं कह रही हूं आप सबकी टोटल इनकम क्या है, आप सबकी टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो अब इस क्लास को जब हमने एज अ सम, एज अ होल लेकर बात करी, तो फिर ये हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगी? फिर ये हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेगी। क्या कहा मैंने कहा इस क्लास के नजरिए से अगर एक स्टूडेंट है तो माइक्रो, लेकिन अगर पूरा क्लास है तो वो हमारे लिए क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? अच्छा, ये तो रही इस क्लास के बारे में। अब मान लो हम इस पूरे बिल्डिंग के बारे में बात करें। अगर ध्यान से सोचो तो इस टाइम इस पूरी बिल्डिंग में बहुत सारी क्लासेस एक साथ चल रही हैं। अगर इस पूरे बिल्डिंग के नजरिए से इस बिल्डिंग की हम एक इंडिविजुअल क्लास को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन फिर आंसर दीजिएगा। मैंने कहा अगर इस पूरे बिल्डिंग के नजरिए से बिल्डिंग की एक इंडिविजुअल क्लास को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रो में लिखोगे या मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिखोगे? हाँ जी बताइए। अगर इस पूरे बिल्डिंग में बिल्डिंग की एक इंडिविजुअल क्लास को लेकर स्टडी कर रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा? गुड, किसका हिस्सा बनेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और वहीं पर अगर इस पूरे बिल्डिंग में आप सारे क्लास को एज अ सम, एज अ होल लेकर बात कर रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यानी अगर आपने नोटिस किया हो तो अगर हमने नजरिया बदला, अगर हमने अप्रोच बदला, तो माइक्रो और मैक्रो के एग्जाम्पल्स भी क्या हो गए? बदल गए, यानी चेंज हो गए।
लेकिन हर एक नजरिए में, हर एक अप्रोच में आप यहाँ नोटिस करोगे कि मैं दो वर्ड्स को कॉमन रखूंगी। हर एक नजरिए में, हर एक अप्रोच में आप नोटिस करोगे मैं दो वर्ड्स को कॉमन रखूंगी। एक जगह मैं कहूंगी इंडिविजुअल और एक जगह मैं कहूंगी होल यानी सम। और यही बेसिक डिफरेंस होता है माइक्रो और मैक्रो में, इंडिविजुअल स्टडी और होल यानी सम स्टडी। बस इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन है, बस इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हम हमेशा लेंगे नेशन के नजरिए से, यानी राष्ट्र के नजरिए से क्या है माइक्रो, और राष्ट्र के नजरिए से क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पूरे राष्ट्र के नजरिए से याद रखिएगा, राष्ट्र की कोई भी एक इंडिविजुअल यूनिट यानी प्रत्येक व्यक्तिगत की अगर हम बात करते हैं तो फिर वह हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेगा। यहां पर ध्यान से लिखना, मैंने लिखा है इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल पर्सन नहीं लिखा गया है। इसका मतलब ये है इस इंडिविजुअल यूनिट पे कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है, नहीं, एक व्यक्ति तो हो रही है लेकिन एक व्यक्ति के अलावा एक कोचिंग सेंटर, एक बैंक, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, किसी की भी बात हो सकती है। बस होना यह चाहिए कि पूरे राष्ट्र के लेवल पर राष्ट्र की कोई भी एक इंडिविजुअल यूनिट यानी प्रत्येक व्यक्तिगत होना चाहिए, तो फिर ये हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और वहीं पर अगर हम पूरे नेशन को, सारे राष्ट्र को एज अ सम, एज अ होल लेकर बात कर रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेगा। क्लियर है सबको, अच्छी तरीके से समझ में आ गया? आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहीं से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहीं से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, नेशन के नजरिए से स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राष्ट्र के नजरिए से अगर हम टिस्को के सेल्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए किसका हिस्सा है। सबसे पहले तो इस वर्ड की बात करो, टिस्को। टिस्को आखिरकार क्या है? टिस्को टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, टिस्को कहते हैं। तो पूरे राष्ट्र के नजरिए से मैंने कहा राष्ट्र में एक इंडिविजुअल यूनिट है टिस्को। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बड़ी यूनिट है या कितनी छोटी यूनिट है, पूरे राष्ट्र के नजरिए से है तो टिस्को क्या, इंडिविजुअल यूनिट है। और इसीलिए आप में से ज्यादातर लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, पूरे राष्ट्र के नजरिए से टिस्को जो हमारे लिए इंडिविजुअल यूनिट है वो हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा, वो हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेगा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। इंडिविजुअल यूनिट तो माइक्रो है, होल है, सम है तो वो क्या है, मैक्रो है। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में, तो नेशनल इनकम हमारे लिए किसका हिस्सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है या मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय हमारे लिए किसका हिस्सा है, माइक्रो या मैक्रो। बिल्कुल सही बात है, किसका हिस्सा है, मैक्रो, क्योंकि हमने क्या बात करी, हमने बात करी नेशन को एज अ सम, एज अ होल लेकर। हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया में क्या चल रहा है या हमारे इंडिया की सिचुएशन क्या चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन, महंगाई के बारे में डिस्कस हो रहा है या मंदी के बारे में। हम पढ़े हमारे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का लेवल कितना है। हम पढ़े हमारे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम क्या कह रहा है। हम पढ़े हमारे इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार क्या कह रही है। यहाँ हर जगह देखोगे मैं नेशन को एज अ सम, एज अ होल लेकर बात कर रही हूँ। और इसीलिए जब हम नेशन को एज अ सम, एज अ होल लेकर बात करते हैं तो फिर ये हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्लियर है? आई थिंक आप सबको यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच की बात करते हैं।
याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमी की, तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी काम करने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। अभी मैंने आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स के काम करने का एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसे हम क्या कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। एंड इन द सेम वे हमारे लिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी काम करने का बेसिक प्रिंसिपल होता है। और कभी पूछा जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स के काम करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के काम करने का भी बेसिक प्रिंसिपल होता है इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। और अगर कभी पूछा जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स के काम करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो वो होता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मीन्स क्या होता है, एग्रीगेट मीन्स होता है टोटल यानी सब। टोटल डिमांड टोटल सप्लाई मैक्रो है, इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई तो वो हमारे लिए क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में हमेशा याद रखिएगा, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ मेजर डिटर्मिनेंट भी होते हैं। मेजर डिटर्मिनेंट, मेजर डिटर्मिनेंट को हम हिंदी में कहते हैं प्रमुख निर्धारक। मेजर डिटर्मिनेंट हिंदी में क्या कहते हैं, प्रमुख निर्धारक। हमेशा इनके कुछ मेजर डिटर्मिनेंट होते हैं। मेजर डिटर्मिनेंट यानी इनमें ज़्यादातर आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करेंगे उनके मेजर डिटर्मिनेंट से। कभी भी पूछा जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटर्मिनेंट क्या है यानी प्रमुख निर्धारक क्या है, तो उसे हम कहते हैं प्राइस यानी कीमत। और वहीं पर अगर कभी पूछा जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटर्मिनेंट यानी प्रमुख निर्धारक क्या है, तो उसे हम कहते हैं इनकम यानी आय। एक बार एग्जाम में सीजीएल में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था इनकम थ्योरी तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एक बार सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, सीजीएल में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इनकम थ्योरी अर्थशास्त्र के किस हिस्से से संबंधित होता है। क्वेश्चन आया था इनकम थ्योरी हमारे इकोनॉमिक्स के किस पार्ट से संबंधित होता है, क्योंकि इनकम को हम एक मेजर डिटर्मिनेंट कहते हैं माइक्रो का, मैक्रो का, और इसीलिए इनकम थ्योरी हमारे लिए किससे संबंधित होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और वहीं पर प्राइस थ्योरी हमारे लिए किससे संबंधित होता है, प्राइस थ्योरी हमारे लिए संबंधित होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आप ज्यादातर टॉपिक जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आय यानी इनकम से संबंधित होने वाला है, और आप ज्यादातर टॉपिक जितने भी माइक्रो में पढ़ोगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे संबंधित होने वाला है, कीमतों से यानी प्राइसेस से। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चलिए हम बात करते हैं इनके फादर के यानी पिता के। अभी मैंने आपको बताया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, हाँ जी आंसर दीजिए चलिए सबके सब। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया ना फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, कौन है अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के पिता हैं एडम स्मिथ। बिल्कुल सही बात है, एडम स्मिथ है। तो अब अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है या फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ मैक्रो कौन है या फादर ऑफ माइक्रो कौन है, तो याद रखिएगा कभी भी पूछा जाए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता यानी फादर हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को पूरे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का भी फादर कहा जाता है और माइक्रो और मैक्रो का भी फादर कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए फादर ऑफ मैक्रो कौन है, तो फादर ऑफ मैक्रो है हमारे लिए एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। तो याद रखेंगे कभी पूछा जाए मैक्रो के पिता कौन है
मैक्रो के हैं J.M. कीन्स, फुल नेम लिख दिया जॉन मेनार्ड कीन्स। और अगर पूछा जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता हैं एडम स्मिथ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से एक और चीज है, इसके साथ कभी आपसे ये पूछा जाए किसने सबसे पहली बार अर्थशास्त्र को दो हिस्सों में बांटा था। क्वेश्चन पूछा गया, हु यूज्ड द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो फर्स्ट, किसने सबसे पहली बार अर्थशास्त्र में समष्टि और व्यष्टि वर्ड का इस्तेमाल किया, या पूछा जाए सबसे पहली बार किसने अर्थशास्त्र को दो हिस्सों में बांटा। तो याद रखिएगा हमारी इकोनॉमिक्स सबसे पहली बार बटी थी 1933 पे, और इस टाइम ये बांटा किसने था, तो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रैगनर फ्रिश। और इसीलिए याद रखिएगा बांटने की बात पूछी जाए तो रैगनर फ्रिश है, नहीं तो फादर की बात पूछी जाए तो ये है। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो गई, इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। सबसे पहले तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, हमारे लिए अर्थशास्त्र के पिता कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहली बार अर्थशास्त्र को किस ईयर पे बांटा गया, तो 1933 में बांटा गया। किसने बांटा, रैगनर फ्रिश ने बांटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को पूरे अर्थशास्त्र के पिता भी माना जाता है, माइक्रो के भी माना जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। पूछा जाए मेजर डिटर्मिनेंट, प्रमुख निर्धारक के बारे में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेजर डिटर्मिनेंट कौन है, प्राइस, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटर्मिनेंट कौन सा है, इनकम यानी आय। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से। तो ये था एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपके लिए। बेसिक जरूर है मैं कह रही हूं, लेकिन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी बेसिक इंट्रोडक्शन से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं साइड हो जा रही हूं। मेरी क्लास में याद रखना पेन कॉपी लेकर जरूर बैठना। ऑल्दो मैं आपको पीडीएफ पूरी प्रोवाइड करूंगी, लेकिन पढ़ने का बेहतर तरीका यह है कि जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूं साथ ही साथ उसे लिखते जाओ। बहुत ज़रूरी है लिखना, क्योंकि हम जब एक तो मेरे लैंग्वेज बनाए गए नोट्स पे अलग बात है, और अगर आप साथ साथ बनाओगे तो उसकी अलग बात है। और इसीलिए मैं साइड हो जा रही हूँ, आप इसको एक बार नोट करो। नोट करने के बाद डन ज़रूर कह देना जब तक मैं आपके कमेंट्स का आंसर दे रही हूँ। ठीक है, चलो लिख लो इसे। इकोनॉमिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन ये लिखी गई है। रोहन, ओके, जल्दी से लिख लीजिए। लिखने के बाद डन कह दीजिएगा। नाइनटीन 1933 है पंकज, इट इज 1933। ठीक है, बेस्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की बेस्ट बुक, इकोनॉमिक्स की बेस्ट बुक बहुत सारी है मार्केट में। इट डिपेंड्स कि आपको किसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है। बहुत सब्जेक्टिव मैटर है कि अर्थशास्त्र की बुक सबसे अच्छी कौन सी है। बहुत मार्केट में बुक्स मौजूद है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर लैंग्वेज कि आपको कौन सी बुक सबसे अच्छी समझ में आ रही है। ठीक है, ओके चलो बेटा, अभी तो मैंने शुरू किया अमन, अभी आप पूछ रहे हो कितने टाइम पे खत्म हो जाएगा।
academic eco or competitive eco depends on the real life situation, I guess, and academic eco depends upon the study of eco that we are studying in academics. academic eco और competitive eco का कोई मतलब नहीं है आपके लिए. हिंदी मीडियम में मैम अरिहंत अच्छी बुक है, अरिहंत इज गुड, अरिहंत हिंदी में भी अच्छी है, इंग्लिश. देखो मैं कहती हूँ कि इकोनॉमिक्स में अगर एमसीक्यूज करने हैं तो किरण नहीं लेना. किरण पब्लिकेशन की बुक मैं कभी रिकमेंड नहीं करती. क्वेश्चन उसमें बहुत मिलेंगे बट उसके एक्सप्लेनेशन बहुत खराब है और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत भी दिए हुए हैं, और इसीलिए बेटर है कि आप ल्यूसेंट ले लो, अरिहंत ले लो, ये बुक्स अच्छी हैं. ठीक है, ओके. चलो, तो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं. यहां तक मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया होगा. ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था. आज की क्लास स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी करियर ऐप पर नहीं है. स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते, तो बेटर है कि आप लिखें. स्क्रीनशॉट आप यहाँ नहीं ले सकते, तो आपको लिखना ज़रूरी है. ठीक है, ओके. एनसीईआरटी तो हमेशा ही बहुत अच्छी हो रही है. एनसीईआरटी तो हमेशा ही बहुत अच्छी होती है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है. 11th-12th की एनसीईआरटी इज द बेस्ट इकोनॉमिक्स बुक जो कि अभी तक है. एनसीईआरटी मस्ट है. ठीक है, बिल्कुल. मेरे टीच करने के बाद आपको रीड तो करना है. आप जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, जितना ज़्यादा आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छी बात है. ठीक है, ओके. चलो, आज की क्लास बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमने ख़त्म किया. आज की क्लास हम अपने इकोनॉमिक्स का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन. हिंदी में इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति. आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन. हिंदी में से हम क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति. ठीक है, मुझे 5 मिनट का ब्रेक दो, मैं पानी पी लूं. जब तक आप ये नोट करो, मैं पानी पी लेती हूं. ओके, धीरेन्द्र एलोकेशन पूछे. एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन मतलब बांटना. एलोकेशन यानी किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज को हिस्सों में बांटना. ठीक है, ओके. चलो, तो आज की क्लास हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हमने क्या कहा? इन्फ्लेशन कहा. हिंदी में क्या कहा? इसको मुद्रास्फीति कहा. इन्फ्लेशन का टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, मैंने
एक चार्ट बनाया है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफी टफ टॉपिक कहा जाता है इकोनॉमिक का, सबसे टफ टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। तो याद रखना कि यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से और आराम से सुनना, ठीक है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चार्ट के बारे में डिस्कस करना है, और इस चार्ट में एक कॉलम में मैं लिखने जा रही हूं सिचुएशंस ऑफ इकोनॉमी। दूसरे कॉलम में मैं लिखूंगी लिक्विडिटी, हिंदी में कहते हैं तरलता, लिक्विडिटी हिंदी में तरलता। तीसरे कॉलम में लिख रहे हैं लिक्विड्स, हिंदी में कहते हैं तरल। और थर्ड कॉलम में लिख रही हूं परचेसिंग पावर, हिंदी में कहते हैं क्रय शक्ति। परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिए, यहां पर एक चार्ट बनाया है मैंने आप सबके सामने, और चार्ट बनाने में क्या लिखा है, एक कॉलम में मैंने लिखा है सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र के क्या क्या प्रकार हैं, अर्थशास्त्र के क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या स्थितियां हैं। एक कॉलम में मैंने लिखा है लिक्विडिटी, हिंदी में से हम कहते हैं तरलता। लिक्विडिटी का मतलब प्रेजेंट कैश फ्लो ऑफ इकोनॉमी, मतलब हमारे बाजार में कितना पैसा मौजूद है, हमारे बाजार पर कितना कैश पैसा मौजूद है, इसे हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। लिक्विड्स यानी हमारे बाजार पर कितनी चीजें मौजूद हैं, हमारी इकोनॉमी में कितनी वस्तुएं मौजूद है, सप्लाई ऑफ गुड्स कितना है, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड्स। और परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति, यानी हम कितने पैसों से कितनी चीजें खरीद कर ला सकते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति। हमारे बाजार में जो पैसा है वो क्या है, लिक्विडिटी। जो हमारे बाजार पर चीजें हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड्स। और अगर हमारे बाजार पर हम कितने पैसों से कितनी चीजें खरीद कर ला रहे हैं, ये क्या है, परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये 100 रुपए का नोट है और ये पेन है, मेरे हाथ पे 100 रुपए का नोट है और ये पेन है। ध्यान से सुनो, जो 100 रुपए का नोट है वो लिक्विडिटी है, इसे हम तरलता कहेंगे। जो ये पेन है इसे हम तरल यानी लिक्विड कहेंगे। और हम कितने पैसों से कितनी चीजें खरीद कर ला रहे हैं, कितने पैसों से कितनी चीजें, यानी मैं कह रही हूं मैं 100 रुपए में ये 4 पेन खरीद कर ला रही हूं, तो इसे मैं क्या कहूंगी, परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति, ठीक है। अब ध्यान से सोचिए, मान लीजिए इस पेन का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है, मान लीजिए इस पेन का प्राइस मार्केट में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज कर जाता है। अगर इस पेन का प्राइस मार्केट में बढ़ता है यानी इंक्रीज करता है, तो क्या फिर भी मैं 100 रुपए में ये 4 पेन खरीद कर ला पाऊंगी, नहीं। अगर हम कंपेयर करेंगे तो कम ला पाएंगे या ज्यादा ला पाएंगे, तो हम क्या ला पाएंगे, कम ला पाएंगे। यानी जैसे ही पेन महंगा हुआ, जैसे ही लिक्विड्स यानी तरल महंगे हुए, परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति अपने आप क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, यानी गिरने लगेगी, ठीक है। और जैसे ही पेन सस्ता होता है, यानी जैसे ही इसका प्राइस मार्केट में कम होता है, मैं 100 रुपए में ज्यादा पेन खरीद कर लाऊंगी। तो यानी जैसे ही ये सस्ता हुआ, परचेसिंग पावर क्या हो गई, बढ़ गई। और जैसे ही पेन महंगा हुआ, परचेसिंग पावर गिर गई। यानी सबसे पहली चीज जो हमने यहां पर नोटिस करी वो ये है कि तरल का क्रय शक्ति से कैसा संबंध होता है।
तरल का क्रय शक्ति से इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी अगर मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो परचेसिंग पावर अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर मार्केट में चीजें सस्ती होती हैं तो मार्केट में परचेसिंग पावर अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, परचेसिंग पावर के लिए सबसे पहले प्राइसेस तो जिम्मेदार होते ही हैं। परचेसिंग पावर बढ़ने के लिए या घटने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें देखनी पड़ती है वो क्या होती है, प्राइसेस। यानी परचेसिंग पावर अगर ज्यादा है यानी प्राइसेस कम है, परचेसिंग पावर कम है तो प्राइसेस क्या है, ज्यादा। दूसरा, परचेसिंग पावर को बढ़ाने और घटाने के लिए एक और चीज रिस्पॉन्सिबल होती है जिसे हम कहते हैं करेंसी की वैल्यू, यानी मुद्रा की वैल्यू। यानी अगर हमारे इकोनॉमी पर फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट है, ध्यान से सोचो, मेरे हाथ में जो 100 रुपए का नोट है, अगर इस 100 रुपए के नोट की वैल्यू ही हमारी बाजार में बढ़ जाती है, मेरी इंडियन रुपी की वैल्यू हमारे बाजार में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर मैं 100 रुपए में ज्यादा चीजें खरीद कर ला पाऊंगी। अगर 100 रुपए की वैल्यू ही बाजार में बढ़ जाती है तो फिर परचेसिंग पावर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी परचेसिंग पावर बढ़ने के लिए क्या क्या चीज रिस्पॉन्सिबल हुई, या तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए तो हमारे लिए परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, या फिर प्राइसेस घट जाए तो हमारे लिए परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरीके से परचेसिंग पावर कम है तो इसके लिए भी दो चीज रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या, या तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि अगर मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट है, इस 100 रुपए के नोट की ही वैल्यू कम हो जाती है तो हमारी परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या तो चीजें बाजार में महंगी हो जाए तो हमारे लिए परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम। क्लियर है सबको? यानी ध्यान से सोचो, अब तक मैंने क्या पॉइंट समझाए, दिमाग में धीरे धीरे करके इन चीजों को उतारो, क्योंकि अगर ये चीजें समझ में नहीं आई तो आगे मैं जितनी भी सिचुएशंस पढ़ाऊंगी कुछ भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से एक एक ड्रॉप करके इसको अपने दिमाग में उतारो। क्या कहा गया, देखो ध्यान से, लिक्विडिटी यानी बाजार में मौजूद पैसा, हमारे हाथ में कितना पैसा है, कैश कितना है, लिक्विड्स, लिक्विडिटी, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, तरलता। हमारे बाजार में कितनी चीजें हैं, कॉमोडिटी कितनी है, उसे हम क्या कहते हैं, तरल। कितने पैसों से कितनी चीजें खरीद कर ला रहे हैं, ये क्या है, क्रय शक्ति है। याद रखना, प्राइसेस अगर मार्केट में बढ़ जा रहे हैं, पेन महंगा हो जा रहा है तो परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम। अगर पेन सस्ता हो जाएगा तो परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर 10 रुपए का पेन 8 का मिलेगा तो मैं 100 रुपए में ज्यादा पेन खरीद कर लाऊंगी। तो 100 रुपए में ज्यादा पेन खरीद कर ला पा रही हूं, क्यों, क्योंकि पेन का प्राइस मार्केट में क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। तो यानी अगर लिक्विड्स, ये क्या है, लिक्विड्स, तरल, अगर इसका प्राइस कम हुआ तो परचेसिंग पावर क्या हो गई, बढ़ गई। अगर इसका प्राइस बढ़ा तो परचेसिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है? आई होप सो यहां तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इन्हीं 30 चीज को हम रिलेट करके मार्केट की डिफरेंट सिचुएशन समझेंगे। हर एक सिचुएशन को पहले तो मैं यहां पर ध्यान से आपको उसका डेफिनेशन बताऊंगी, यानी मतलब बताऊंगी। उसके बाद हम उसका रिलेशन यानी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स यानी ये पढ़ेंगे इस टाइम हमारी इकोनॉमी पर लिक्विडिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, इस टाइम हमारे लिक्विड्स कैसे होंगे, ज्यादा होंगे या कम होंगे, या इस टाइम हमारी परचेसिंग पावर कैसी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। तो यही चीज हम यहाँ पर इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या है आपके, सीवी बढ़ने पर प्राइस नहीं बढ़ेगा क्या? देखो, करेंसी की वैल्यू से हम प्राइसेस का संबंध नहीं निकाल ले,
हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारी इकोनॉमी में करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब मेरी डॉलर के मुकाबले जब मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो मैं ज़्यादा सामान खरीद सकती हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो कीमत भी बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। अभिजीत पूछ रहे हैं करेंसी की वैल्यू बढ़ना और घटना क्या है। बेटा करेंसी की वैल्यू बढ़ना मतलब बढ़ना, घटना मतलब घटना, इसमें क्या बताऊं मैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका मुझे। यस प्रयास, बिल्कुल सही बात है। लिक्विडिटी इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई, लिक्विडिटी मनी सप्लाई है, लिक्विड्स कमोडिटी सप्लाई, वस्तु की सप्लाई। ठीक है, ओके। और कोई डाउट यहां से? इतने तक कोई और डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, वरना तो आगे बढ़ूं। बेटा अभी तक मैंने इन्फ्लेशन का मतलब ही नहीं समझाया तो मैं गुड और बैड क्यों समझाऊंगी। ठीक है, ओके। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। इन डिटेल हम धीरे धीरे चीजों को पढ़ते हैं और इन डिटेल सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली सिचुएशन दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इन्फ्लेशन। हिंदी में इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति, या सिंपल डेफिनेशन में कह सकते हो महंगाई। ठीक है, अब इन्फ्लेशन क्या है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? आप कमेंट करना बंद, सिर्फ सुनने में ध्यान दो। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई यानी मुद्रास्फीति क्या होता है? इन्फ्लेशन माने जब लगातार हमारे मार्केट में चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। ध्यान से सुनो, क्या कहा? जब लगातार हमारे बाजार पर चीजों की कीमतें बढ़ती हैं जिसके कारण हमारी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति कम होती जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। लगातार बाजार में चीजों की कीमतें बढ़ना जरूरी है महंगाई आने के लिए। महंगाई एक दो प्रोडक्ट के महंगे होने से नहीं आती। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, महंगाई ना ही ऐसे आएगी कि आज कोई चीज की कीमत बढ़ी फिर घट गई, फिर बढ़ी फिर घट गई, फिर बढ़ी फिर घट गई, ये नहीं है महंगाई। क्या कहा जाता है? अगर मार्केट में 100 प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनो, अगर मार्केट में 100 प्रोडक्ट है तो 100 में से अगर 80% यानी 80 प्रोडक्ट का बाजार में लगातार मार्केट में कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण हम जितने भी इंडिविजुअल हैं हमारी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति अपने आप कम होती जा रही है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहेंगे। अब इन्फ्लेशन के समय लिक्विडिटी, लिक्विड्स और परचेजिंग पावर का आपस में क्या संबंध होता है? तो सबसे पहले कभी भी लिक्विडिटी और महंगाई, तरलता और मुद्रास्फीति का इन्फ्लेशन हो तो हमेशा याद रखिएगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के समय पर बाजार में मौजूद पैसा यानी बाजार में मौजूद लिक्विडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। बाजार में मौजूद पैसा क्या होगा? ज्यादा। हमेशा ज्यादा पैसे होने से बाजार में चीजें क्या हो जाती हैं? महंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम सारे के सारे लोग हैं, अगर हम सबके जेबों में ज्यादा पैसे आते हैं, अगर हम सबके जेबों में पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबके जेबों में प्राइसेस क्या होते हैं या इनकम हमारी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
जैसे ही हमारी जेब में ज्यादा पैसे आएंगे ना, तो हम अलग अलग तरीके से चीजों की डिमांड्स को मार्केट में क्या करेंगे, बढ़ाने लगेंगे। भाई फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई ऑलरेडी एमआई का यूजर है। फॉर एग्जाम्पल, आप फोन में से कोई एमआई का फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है। मान लो आपकी इनकम बढ़ी, तो आप सोचोगे यार चलो सैमसंग खरीद लिया जाए, ऐसा सोचेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑलरेडी सैमसंग का यूजर है, भाई उसकी इनकम बढ़ेगी, वो सोचेगा यार चलो आईफोन खरीद लिया जाए। कोई ऑलरेडी आईफोन का यूजर है, उसकी इनकम बढ़ेगी, तो वो सोचेगा चलो यार नेक्सस का फोन खरीद लिया जाए। यानी जैसे ही हमारे जेबों में ज्यादा पैसे आते हैं ना, होता यह है कि इसका असर पड़ता है हमारे चीजों की मांग पर। यानी हम अलग अलग तरीके से मार्केट्स की डिमांड यानी मांगों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन कहता है बाजार का पैसा तो ज्यादा है, लेकिन बाजार में मौजूद लिक्विड्स यानी तरल यानी वस्तुएं क्या है, कम है। यानी पैसा ज्यादा है तो मार्केट में मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, लेकिन मार्केट में चीजों की सप्लाई यानी लिक्विड्स क्या है, कम है। अब चीजों में डिमांड ज्यादा है लेकिन चीजों में सप्लाई कम है। आप खुद जानते हो, अगर कोई चीज को मांग करने वाले ज्यादा है, डिमांड करने वाले ज्यादा है, लेकिन मार्केट में उसकी सप्लाई कम है, तो चीजें महंगी होंगी या सस्ती होंगी, तो अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। और जैसे ही चीजें महंगी होंगी, परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उससे हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन यानी महंगाई कहेंगे। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोला मैंने, क्या समझाया मैंने, ध्यान से सुनो। मैंने समझाया महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब लगातार चीजों की कीमतों का बढ़ना, जिसके कारण हमारी खरीदने की शक्ति यानी क्रय शक्ति का कम हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे। इन्फ्लेशन के समय हमेशा याद रखना, बाजार की तरलता यानी बाजार की लिक्विडिटी क्या होगी, ज्यादा। बाजार में ज्यादा पैसे होने से महंगाई क्यों आती है, क्योंकि जब हमारे पास ज्यादा पैसे होते हैं तो हम अलग अलग तरीके से चीजों की डिमांड को मार्केट में क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो चीजों में डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इन्फ्लेशन कह रहा है हमारी इकोनॉमी पर चीजों की सप्लाई कम है, यानी लिक्विड्स क्या है, कम। जब चीजों में डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम होगा, तो चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, महंगी। जैसे ही चीजें महंगी हुई, क्रय शक्ति यानी परचेसिंग पावर घट जाएगी, क्योंकि चीजें महंगे होने पर अगर हम 100 रुपए का नोट बाजार में लेकर जा रहे हैं तो हम पहले के मुकाबले कम चीजें खरीद कर ला पाएंगे। तो परचेसिंग पावर क्या, क्रय शक्ति क्या, कम हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन यानी महंगाई कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे। यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो इसका जस्ट अपोजिट कंडीशन की बात करते हैं, जस्ट उल्टी कंडीशन, उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। अभी तक हमने कहा इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, अब हम कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या है, ये है महंगाई, इसे नॉर्मली भाषा में समझ लो सस्ताई। ये है महंगाई और ये क्या है, सस्ताई है, ठीक है। अब यहां पर डिफ्लेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब लगातार मार्केट में चीजों की कीमतें घटती जाएं, जब लगातार मार्केट में चीजों की कीमतें घटती जाएं, जिसके कारण हमारी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति बढ़ती जाए, उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशन कहेंगे, यानी सस्ताई कहेंगे। ये महंगाई है, ये सस्ताई है। या फिर ऐसे कह लो कि मैम जब इन्फ्लेशन ही नेगेटिव हो जा रहा है,
जब इन्फ्लेशन ही नेगेटिव हो जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशन कहेंगे। दोनों में से कोई डेफिनेशन सही है। लगातार चीजों का सस्ता होना, परचेजिंग पावर का बढ़ जाना, या फिर कह लो कि जब मार्केट में मैम इन्फ्लेशन नेगेटिव वैल्यू में आने लगे तो उसे हम डिफ्लेशन की कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे कोई इकोनॉमी में कह रहा है -10% महंगाई है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने किसी ने कहा -10% महंगाई है, तो आप क्या कहोगे, उसे महंगाई ना कहो, वो -10% क्या है, डिफ्लेशन की कैटेगरी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ओके, तो अब यहां पर हम बात करते हैं डिफ्लेशन के समय इसका और इसका आपस में क्या रिलेशन है। तो डिफ्लेशन के समय याद रखिएगा, सबसे पहले डिफ्लेशन अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं तो डिफ्लेशन को हम कहते हैं अपस्फीति। भाई इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति है तो डिफ्लेशन को हम क्या कहेंगे, अपस्फीति कहेंगे। अब डिफ्लेशन में चीजें सस्ती हो रही, यहां से स्टार्ट करो, ये अभी छोड़ो, लिक्विडिटी का कॉलम छोड़ो, लिक्विड से स्टार्ट करो। डिफ्लेशन में चीजें सस्ती हो रही हैं, तो बताओ चीजें ज्यादा होंगी या चीजें कम होंगी। चीजें सस्ती हो रही हैं तो चीजें ज्यादा है या कम है, आंसर देना स्टार्ट करो। हाँ जी, तो ऑब्वियस सी बात है, चीजें क्या होंगी, ज्यादा। बिल्कुल सही बात है, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि चीजें महंगी तो तभी होती है ना जब चीजों की कमी होती है। चीजें ज्यादा है तो चीजें अपने आप क्या है, सस्ती होगी, यानी चीजें क्या हैं, ज्यादा। गुड, चीजें ज्यादा है और सस्ती है, यानी परचेजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा। चीजें ज्यादा है, सस्ती है, तो परचेजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा। और हमारे बाजार पर लिक्विडिटी, यानी हमारे बाजार पर पैसा, हमारे बाजार का पैसा भी ज्यादा हो, उससे हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशन कहेंगे। अब ये ध्यान से सुनो भाई, हमने सोचा, मैम ने कहा इन्फ्लेशन का अपोजिट डिफ्लेशन है, तो चलो हम क्या कर रहे हैं, साइंस का अपोजिट कर देते हैं। वहां बढ़ रही है तो यहां पर घटेगी नहीं। डिफ्लेशन एक ऐसी स्थिति जो कह रहा है कि आपके पास कोई कमी ना हो। डिफ्लेशन वो स्थिति है जो कह रहा है आपके पास किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो, यानी आपके बैंक अकाउंट में पैसा भी खूब हो, आपके पास खूब पैसा हो, चीजें भी अर्थव्यवस्था में खूब हो और चीजें सस्ती भी हो। सिंपल भाषा में सुनो, डिफ्लेशन यानी जब हम सब करोड़पति और बाजार में चीजें क्या बिक रही है, सस्ती बिक रही हैं, तो उसे हम डिफ्लेशन कहेंगे। इससे हमेशा याद रखना, हम सब करोड़पति और चीजें क्या है, सस्ती। अब याद करने पर आसानी है, हम करोड़पति हैं यानी लिक्विडिटी ज्यादा है, चीजें सस्ती हैं तो सस्ती कब होंगी, जब लिक्विड्स क्या होंगे, ज्यादा, और परचेजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन मैम यहां पर कम क्यों नहीं हुआ, यहां पर लिक्विडिटी कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप सब ये बात जानते हो कि हमने ये तो सुना है कि भाई बाजार में चीजें महंगी हो रही हैं, हमारी इनकम बढ़ रही है। सुनते हो, पेट्रोल महंगा हो रहा है, दाल चावल महंगा हो रहा है, रहना महंगा हो रहा है, खाना पीना महंगा हो रहा है, तो अक्सर देखते हो लोगों का इंक्रीमेंट होता है, सरकारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ जाती है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही चीज़ें महंगी होती हैं हमें उसे अफोर्ड करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए और बाजार का लिक्विडिटी भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है क्योंकि बाजार में चीजें सस्ती हो गई इसीलिए सरकार ने अपने सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी घटा दी? कभी ऐसा सुना है कि भाई क्योंकि पेट्रोल सस्ता है तो सरकार अनाउंस कर रही है नहीं, अब लोगों की इनकम घटा दो क्योंकि लोगों को ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। या फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी इनकम फिलहाल अगर मान लो 1 लाख रुपए है और अगर मान लीजिए मैं अगले साल मेरी इनकम बढ़कर 1.5 लाख हो गई, उसके अगले साल 2 लाख, और मान लो चौथे साल डिफ्लेशन आ गया, तो डिफ्लेशन आने के बाद क्या तुम मेरी इनकम को 2 लाख से कम करके फिर 1.5 लाख करोगे या 1.5 लाख से कम करके फिर 1 लाख करोगे? ऐसा नहीं है। याद रखिएगा डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन का
कॉमन पॉइंट इन दोनों का, मुद्रास्फीति और अपस्फीति का कॉमन पॉइंट ये कहता है कि दोनों समय बाजार में पैसा ज्यादा होगा, दोनों समय बाजार में पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन इन्फ्लेशन में चीजें महंगी क्यों हुई? क्योंकि चीजों की कमी थी। डिफ्लेशन में चीजें सस्ती क्यों हुई? क्योंकि मार्केट में चीजें क्या थी, ज्यादा थी। समझ में आया? पहले फिर से ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो इन दोनों को दोबारा से। इन्फ्लेशन मीन्स होता है हमारी इकोनॉमी पर चीजों का महंगा होना, परचेजिंग पावर का घट जाना। डिफ्लेशन चीजों का सस्ता होना, परचेजिंग पावर का बढ़ जाना। इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन को हिंदी में अपस्फीति के नाम से जानते हैं। दोनों समय कॉमन पॉइंट यही था कि दोनों समय पैसा हमारी जेबों में ज्यादा ही था, लेकिन मुद्रास्फीति के समय चीजें कमी होने के कारण चीजें महंगी हो जाती हैं, तो परचेसिंग पावर कम हो जाती है। लेकिन डिफ्लेशन के समय कहा जा रहा है क्योंकि हमारे बाजार पर चीजें बढ़ गई हैं, तो चीजें अपने आप क्या हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं। डिफ्लेशन में अगर एक लाइन से हमें याद रखना है तो डिफ्लेशन का एक लाइन कहता है जब हम सब करोड़पति हो और चीजें क्या बिक रही हो, सस्ती, कोई कमी ना हो, हमारे पास पैसा भी खूब है, चीजें भी खूब है और परचेसिंग पावर भी खूब है। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। मैम आप लाइव हो क्या? आयुष बिल्कुल लाइव हूं मैं, ठीक है। चलो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लगे लगे मैं आपको थर्ड सिचुएशन भी समझा दूं। अभी हमने पढ़ा इन्फ्लेशन, फिर हमने पढ़ा डिफ्लेशन, अब हम यहां पर पढ़ेंगे डिसइन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति, अपस्फीति और इसे कहते हैं विस्फीति। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तीन वर्ड्स हैं, तीन वर्ड्स हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, यहां पर तीन वर्ड्स हैं, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन अपस्फीति और डिसइन्फ्लेशन यानी विस्फीति। ध्यान से सुनिएगा यहां पर बात, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन यानी जब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो लेकिन पहले के मुकाबले कम तेजी से बढ़ रहा हो। जब मार्केट में महंगाई आ रही है लेकिन पहले के मुकाबले कम तेजी से महंगाई आ रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिसइन्फ्लेशन। भाई देखो ध्यान से, यहां चीजें महंगी हो रही हैं इन्फ्लेशन में, यहां चीजें सस्ती हो रही हैं। डिसइन्फ्लेशन में भी चीजें महंगी ही होंगी लेकिन पहले के मुकाबले कम तेजी से महंगी होंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को यहां पर एक ग्राफ छोटा सा बना के दे रही हूं, ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। मैं कह रही हूं चीजें तेजी से महंगी हो रही हैं, फिर महंगी हुई लेकिन कम तेजी से, और अब चीजें सस्ती होने लगी। ध्यान से देखो, जब चीजें तेजी से महंगी हो रही हैं, ये स्थिति मुद्रास्फीति थी, इन्फ्लेशन। जब चीजें महंगी हो रही हैं लेकिन पहले के मुकाबले कम तेजी से महंगी हो रही हैं, तो वो डिसइन्फ्लेशन यानी विस्फीति कहला रहा है। और जब चीजें सस्ती हो रही हैं तो वो डिफ्लेशन यानी अपस्फीति कहला रहा है। आई होप सो इस ग्राफ से आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। यहां महंगी होती है, यहां सस्ती होती है, लेकिन यहां पर महंगी होती है पहले के मुकाबले कम तेजी से महंगी होती है। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, डिसइन्फ्लेशन पर फीचर्स वही होंगे जो इन्फ्लेशन पर होंगे। डिसइन्फ्लेशन पर फीचर वही होंगे जो इन्फ्लेशन में होंगे। क्लियर है? तो अब इन तीनों पर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो जल्दी से।
मैं हट रही हूँ सामने से, इसे लिखो और कोई डाउट है तो पूछो। विकास कह रहे हैं मैम बुक में डेफिनेशन डिफरेंट है। कौन सी बुक में कौन सी डेफिनेशन डिफरेंट है, पूरी बात लिखो, ठीक है। हाँ जी, नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। प्राइस यानी भूमि, प्राइस यानी कीमत, लिक्विड्स यानी तरल यानी वस्तु, तरल मतलब वस्तु, प्राइसेस यानी तरल की कीमतें, ठीक है। पायस, अगर आप मुझसे यहाँ पढ़ रहे हैं तो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको लेकर चले, कोई और आपको क्या पढ़ा रहा है मुझे मतलब नहीं है, मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको वो पता होना चाहिए कि वो क्या है, ठीक है। ध्यान से देखिए, और कोई डाउट है यहाँ पर तो पूछो इन तीनों की। नहीं प्रिया, जो 1 बजे की क्लास थी वो अभी हो गई है, तो आज 1 बजे क्लास नहीं होगी, शाम को होगी, ठीक है। ध्यान से देखो इन तीनों में और कोई डाउट? रामेश्वर जी आप बाद में आए हैं शायद, मैंने बिल्कुल बेसिक से ही शुरू किया है, ठीक है। डिसइंफ्लेशन एक बार फिर से, जय फिर से डिसइंफ्लेशन। बेटा डिसइंफ्लेशन कुछ भी नहीं है, जब इन्फ्लेशन पहले के मुकाबले कम तेजी से बढ़ रहा है तो उस कम तेजी वाली सिचुएशन को हम डिसइन्फ्लेशन यानी विस्फीति कहेंगे, ठीक है। ओके मनीषा, आप एक बार फिर से कमेंट करिए, एक बार फिर से कमेंट करिए, मेरे को क्वेश्चन आपका दिखाई नहीं दे रहा। अजय जी ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर मैं बार बार नहीं दूंगी, आप क्लास स्ट्रीम हो जाए उसको दोबारा से रिपीट करके देखना। राहुल जी ग्राफ फिर से बता दो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पर, जब प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे थे इन्फ्लेशन आ रहा था, प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे जितनी यहां बढ़ रहे थे, तो ये डिसइन्फ्लेशन है। और जब प्राइसेस गिर रहे हैं तो वो क्या है, डिफ्लेशन है, ठीक है। मोहित जी नोट्स मिल जाएंगे आपको, परेशान ना होइए। मैम मुद्रा का मूल्य गिर जाना क्या होता है? भाई करेंसी का मूल्य गिर जाना, जब हमारी 1 रुपये की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज है, अब हो गया $1 इज इक्वल्स टू 75 रुपी। जब $1 को खरीदने के लिए हमको जेब से 60 रुपए देने पड़ रहे थे, अब वही $1 को खरीदने के लिए मुझे अपनी जेब से 75 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी हमारी रुपये की वैल्यू गिरी, डॉलर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अदर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, पायस, अदर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, बाजार पर इन्फ्लेशन के अपने फायदे नुकसान है, डिफ्लेशन के अपने फायदे और नुकसान है। एक बार मुझे सारी सिचुएशन जब मैं समझा के खत्म करूंगी तो ये सारी चीजें आपको अपने आप से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। संदीप जी यहां पर है प्राइसेस और यहां पर है XYZ प्रोडक्ट, कुछ भी, ठीक है। ये प्राइसेस है, ये मार्केट की XYZ सिचुएशन है। बेटू 1 बजे क्लास नहीं चलेगी, अब जो क्लास आपकी 1 बजे थी वो मैंने 9:30 से 11 ले ली, ठीक है। ओके तो मेरे हिसाब से आप सबके क्वेश्चन के आंसर दे दिए मैंने, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखो, आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे ताकि दिमाग में आपके ओवरफ्लो ना हो जाए। क्या क्या पढ़ा दिया, ठीक है, क्या क्या पढ़ा दिया, ध्यान से देखो। लिक्विडिटी पैसा, तरलता, लिक्विड्स चीजें, तरल, परचेसिंग पावर, कितने पैसों से कितनी चीजें खरीद कर ला रहे हैं, ये क्या है, परचेसिंग पावर। ध्यान से सुनिएगा। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, चीजों का महंगा होना, हमारे बाजार पर इस टाइम पैसा ज्यादा होगा, चीजें कम होंगी, परचेसिंग पावर भी क्या होगी, कम। दूसरा डिफ्लेशन, अपस्फीति,
बाजार में पैसा ज्यादा है, लिक्विड्स भी ज्यादा है, परचेसिंग पावर भी ज्यादा है। डिसइंफ्लेशन वही सेम फीचर होगा जो इन्फ्लेशन में होगा। इस पे और इस पे अंतर ये है कि यहां पर महंगाई तेजी से बढ़ रही है, यहां पर पहले के मुकाबले महंगाई कम तेजी से बढ़ रही है, यानी चीजें यहां पर भी महंगी हो रही है, यहां पर भी महंगी हो रही है। डिफ्लेशन में चीजें क्या हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं। आई होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करने के बाद अब नेक्स्ट क्लास यानी कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दीपक जी। आज की क्लास आपको कैसी लगी, सब समझ में आया? जितना पढ़ाया वो सब समझ में आया कि नहीं आया आप सबको आज की क्लास? और जितने लोग लेट आए थे प्लीज एक वीडियो स्ट्रीम हो जाए तो दोबारा से देखना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। क्लास समझ में आई आप सबको? अच्छा लगा पढ़कर? ओके, तो चलो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप सब अपना ख्याल रखें। करंट अफेयर का सेशन ज़रूर देखें, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, करंट अफेयर के कॉलम में भी पड़ा हुआ है। करंट अफेयर की क्लास ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।